हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इंडो चाइना राष्ट्रवाद पढ़ाया था और आज मैं एक सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का भारत में राष्ट्रवाद का टॉपिक लेकर आया हूं, जो एग्जाम से काफ़ी रिलेटेड महत्वपूर्ण साबित होगा। क्वेश्चन देखेंगे। उपनिषदों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिषदवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी क्यों हुई थी? तो इसका आंसर होगा, आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिषदवाद विरोधी आंदोलन के गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी, क्योंकि एक में औपनिवेशिकों शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। दूसरी का, उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। दूसरी का, वियतनाम, चीन, बर्मा, भारत और लैटिन तथा अफ्रीका देशों में राष्ट्रीय आंदोलन उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण के प्रारंभ हुए। इसमें राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ तथा उन्हें उपनिवेशवाद को पूरे विश्व से हटा दिया गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे। इस कारण राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के कारण हुआ। उपनिवेशवाद देश उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए एकजुट हुए, औपनिवेशिक शासन का विरोध किया तथा अपने देश के हित के लिए एकजुट होकर लड़े। इससे राष्ट्रवाद को पनपने में मदद मिली। ख का देखेंगे। पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार के योगदान दिया? प्रथम विश्व युद्ध 1 अगस्त 1914 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी तथा अमेरिका तथा धुरी राष्ट्र ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की, इटली इत्यादि के माध्यम से प्रारंभ हुआ। इसकी भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है। एक में भारत का राष्ट्र विश्व से संपर्क। इस युद्ध में सैनिकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में भारतीयों को सेना में भर्ती किया गया। जब वे युद्ध क्षेत्र में गए तो वहां से मिले अनुभवों के उन पर प्रभाव पड़ा और उनमें से आत्मविश्वास जगा। उन्होंने यह भी जाना कि स्वतंत्र वातावरण लोकतंत्रीय संगठन क्यों होते हैं, अतः वे ऐसी स्थिति में भारत में भी विकसित या स्थापित करने के लिए तत्पर हो गए। दूसरी का, आर्थिक प्रभाव। आर्थिक युद्ध के कारण ब्रिटेन की रक्षा व्यय बढ़ गया। इसे पूरा करने के लिए उसने अमेरिका जैसे देशों से कर्ज लिए। इन कर्जों को चुकाने के लिए भारत पर सीमा शुल्क और अन्य टैक्स बढ़ा दिए। इस कारण भारतीयों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। इस समय कीमतें भी बढ़ जाने से भारत की आम आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। अतः हम भारतीय जनता अंग्रेजी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गई। नेक्स्ट देखेंगे, सांप्रदायिकता एकता। तो खलीफा के प्रश्न पर सभी मुसलमान अंग्रेजों के विरोध हो गए। जब गांधी जी ने अली बंधुओं के सहयोग के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया तो हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। साथ ही 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के माध्यम से लखनऊ समझौता हो गया। इस कारण भारत में सांप्रदायिकता एकता को मजबूत आधार प्राप्त हुआ और राष्ट्रवादी आंदोलन का जनाधार बढ़ा। नेक्स्ट देखेंगे, प्राकृतिक संकट। 1918 से 21 ईस्वी के मध्य भारत में अकाल, सूखा, बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाएं पड़ी है, जिसमें सरकार का रवैया असहयोगपूर्ण था। आम जनता महामारी का शिकार हो रही थी और सरकार इनसे निपटने के लिए कुछ खास प्रयास नहीं कर रही थी। इस कारण भारतीय अंग्रेजी सरकार के विरोध एकजुट हो गए। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। 1915 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। एक दमनकारी एक्ट था। इनसे क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के बजाय और तीव्र कर दिया, जिससे आम जनता में भी राष्ट्रवादी भावनाएं पनपी। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर देखेंगे भारत में रॉलेट एक्ट का विरोध।
तो 1 नंबर पॉइंट 1918 में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसके उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को रोकने के लिए कानून बनाना था। दूसरी का, इस समिति ने 2 कानून बनाए जिसके द्वारा सरकार को स्वतंत्रता आंदोलन का दमन करने के लिए असीमित अधिकार मिल गए। इनका प्रमुख कानून था, सरकार राजनीति के दियों के बिना मुकदमा चलाए जाने में 2 साल के लिए कैद कर सकती थी। भारत ने इसे काला कानून कहा था। इसके विरोध में हड़ताल व प्रदर्शन किया। तीसरी का पॉइंट, गांधी जी ने इसके विरोध आंदोलन प्रारंभ करने का आह्वान किया। उनका यह विरोध अतः असहयोग आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ। दूसरी का देखेंगे, 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरा चौरी नामक जगह पर बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। आंदोलन अधिकारियों ने कुछ पुलिस वालों के थाने में बंद कर आग लगा दी। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। उनको लगा था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सत्याग्रह के विचारों की क्या मतलब है। तो सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे। उन्होंने उनकी व्याख्या इस प्रकार की। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका, अगर आपको उद्देश्य सच्चा है, यदि आपको संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क के मुकाबले करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। दूसरी का, प्रतिशोध की भावनाएं आक्रामकता का सहारा भी लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता था। इस का पॉइंट, इसके लिए दमकारी सूत्रों की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क सूत्र को ही नहीं बल्कि सभी लोगों के हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर वियस करने के बजाय सच्चाई को देखने और उसे सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्षों में अंततः सत्य की जीत हुई थी। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड संपादक टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली महोदय ये सब था, कब हुआ था। तो आज 13 अप्रैल 1919 को ईस्वी को जालियांवाला बाग में भयंकर हत्याकांड हुआ जिससे विश्व मानवता को शर्मिंदा कर दिया। इसमें एक और पश्चिम को सब कहने वाले अंग्रेजी सरकार थी और दूसरी तरफ असभ्य अशिक्षित मानने जाने वाले भारतीय थे। यह घटना इस प्रकार घटना डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की है कि गिरफ्तारी के विरुद्ध अमृतसर से सार्वजनिक हड़ताल हो गई तथा हर जगह जनसंख्याओं का आयोजन हो रहा है। इसी समय आज 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन लोग बैसाखी के मेले में समर्पित होने के लिए इस बार में बड़ी संख्या में एकत्र हुए। इस बाग में एक शांतिपूर्ण जनसंख्या भी चल रही। अचानक जनरल डायर सेना की एक टुकड़ी के साथ पहुंचा। उसने बाग के मुख्य द्वारों को बंद कर दिया तथा बिना किसी चेतावनाओं के निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया। यह गोलीबारी 10 मिनट तक चलती रही। चूंकि लोगों को बचाव का कोई मार्ग नहीं मिला, इस कारण वे इसे फंस गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार एकत्र लोगों की संख्या 20,000 के पास थी। इसमें से 1,000 लोग मारे गए जबकि सरकारी आंकड़े यह संख्या 379 बता रहे हैं। इस घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को प्राप्त हुई, इनमें से सरकार के विरुद्ध आक्रोश और गुस्सा भी उठा तथा अमृतसर तथा पंजाब के अन्य भाग में तनाव का माहौल बना गया। अतः सरकार ने स्थिति का काबू पाने के लिए सारे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे, अंत में मैं निवेदन करता हूं कि इस समाचार को अपने अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापे जिससे संपूर्ण विश्व और भारतवर्ष को इसकी जानकारी मिले। जो अंग्रेजी सरकार जनरल डायर के ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहकर सम्मानित कर रहा है उसके अमलीकृत के लिए दंडित किया जा रहा है। जय हिंद, जय भौदीय क। साइमन कमीशन के बारे में देखेंगे। 3 फरवरी
1928 को इंग्लैंड के सरकार ने सर जॉन साइमंस की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का एक कमीशन भारत भेजा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना तथा उसके बारे में सुझाव देना है। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं आता, इसे कमीशन का घोर विरोध होने लगा। इसको काले झंडे दिखाई दे जा रहे हैं। साइमन वापस जाओ जाओ के नारे भी लगाए जा रहे हैं। साइमन विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व लाजपत राय कर रहा है। इस कमीशन की जहां कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है, वहीं इसकी रिपोर्ट अपूर्ण और अव्यवहारिक है। इसे अनौपचारिक साम्राज्य का उल्लेखनीय नहीं किया गया और न ही इसमें अधिराज्य की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। इसमें केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए, कमीशन ने वयस्क मताधिकारों की मांग की भी अव्यवहारिक बताकर ठुकरा दिया। अतः यह रिपोर्ट भारत को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। इसी कारण चारों ओर इसे विरोधी हो रहा है। इस रिपोर्ट द्वारा संप्रदायिता को जो बढ़ावा दिया गया है उसे सरकार के भारत के प्रति गलत उद्देश्यों को उजागर करता है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस रिपोर्ट को अपने अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापकर भारतीयों की भावनाओं पर आघात करने वाले अंग्रेजी सरकार को आलोचना करें। नेक्स्ट देखेंगे, इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 में दी गई जर्मेनियम की छवि की तुलना कीजिए। तो भारत माता और जर्मनी की छवि की तुलना करेंगे। तो तुलना पर आता है भारत माता की छवि में फर्स्ट पॉइंट, इस छवि को रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बनाया। जर्मेनियम की छवि में इसने फिलिप वेट ने 1848 में बनाया था। इसमें भारत माँ को अन्नपूर्णा के रूप में दर्शाया गया है, जिसे एक हाथ में माला, एक में पुस्तक और एक में भोजन, एक में कपड़ा और जो भारत को प्रदान कर रहा है। दूसरी का इसे जर्मेनियम को राइन नदी पर पहरा देते हुए दर्शाया गया है। तीसरी का भारत माता की दूसरी छवि में से सन्यासी के रूप में दर्शाया गया है, जिसके हाथ में त्रिशूल, जिस पर झंडा लहरा रहा है, वह हाथी और शेरों के बीच हो रही है। तीसरी का जर्मेनियम के हाथ में तलवार और जिस पर खुदा है कि जर्मन तलवार और जर्मन राइन की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समुदाय की सूची बनाइए। इसके बाद उनमें से किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के विरोध में लिखते हुए दर्शाया कि वो आंदोलन में शामिल क्यों हुए। 1921 में असहयोग आंदोलन में भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। आंदोलन में शामिल प्रमुख सामाजिक समूह निम्नलिखित है। ये शिक्षित मध्यम वर्ग, भारतीय दस्तकारी और मजदूर, भारतीय किसान, पूंजीपाती वर्ग, जिम्मेदार वर्ग, व्यापारिक वर्ग, अन्य सभी असहयोग आंदोलन में भाग लिया। दूसरी का शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग, शहरों में शिक्षित मध्यम वर्ग ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने इस्तीफा दे दी, वकीलों को मुकदमे लड़ने बंद कर दिए गए। शिक्षित वर्ग के आंदोलन भी शामिल हुए, क्योंकि उनसे देखा कि उनके बराबर पढ़े लिखे अंग्रेज उनके अफसर बन जाते थे। भारतीय लोगों को वेतन भी अंग्रेजों के मुकाबले कम मिला था। वे केवल क्लर्क ही पैदा होते थे और क्लर्क ही मर जाते थे। इस भेदभाव पूर्ण नीति के कारण शिक्षित वर्ग भारत सरकार के विरोधी था। व्यापारी लोग क्या है? व्यापारी वर्ग क्या है? बहुत से स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापारों में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। अंग्रेज सरकार की गलत नीतियों के कारण व्यापारी वर्ग पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। अंग्रेज सस्ते दामों पर कच्चे माल ब्रिटेन ले जाते थे और वहां से तैयारी माल मिलाकर अधिकार कीमत पर भारत में बेचते थे। भारतीय व्यापारों को इससे बहुत नुकसान होता था। फिर सामान्य जनता देखेंगे, असहयोग आंदोलन जन आंदोलन बनाया गया था, क्योंकि आम जनता ने विदेशी कपड़ों को चीज़ों को बहिष्कार किया, शराब की दुकानें को पिकेटिंग की और विदेशी कपड़ों को होली जलाई। आम जनता अंग्रेजों के अत्याचार से दुखी हो चुके थे, इसलिए बढ़ चढ़कर असहयोग आंदोलन भी भाग लिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बागान मजदूर। गांधी जी के विचार और स्वराज की अवधारणा जब मजदूर को समझ में आई, तभी वे बागानों की चारदीवारों से बाहर निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गए। वो अपने अधिकारों को अवहेलना करने लगे। बागानों को काम छोड़कर अपने घर को लौट गए, क्योंकि उनके लगने लगा कि गांधी राज आते ही सबकी जमीन मिल गई। नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ विरोधी प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था।
31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने इरविन के एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने 11 मांगों को उल्लेख किया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कार को खत्म करने के बारे में था। नमक का अमीर गरीब सभी प्रयोग करते थे। यह भोजन का अभिन्न अंश था, इसलिए नमक पर कर का ब्रिटिश सरकार के सबसे दमनकारी पहलू बताया। 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी थी। जो मार्च 1930 को गांधी जी ने 1956 स्वयंसेवकों के साथ नमक यात्रा शुरू की। यह यात्रा साबरमती से दंडी नामक की गुजरती तटीय कस्बों में जाकर खत्म होनी थी। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। दूसरी का उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। इस बार लोगों ने केवल अंग्रेजों को सहयोग न करने के लिए बल्कि उपनिवेशवाद कानून का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किए जाने लगा। हजारों लोगों ने नामक कानून तोड़ा और सरकारी नामक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। दूसरी का यह यात्रा साबरमती से 240 किलोमीटर दूर दांडी में जाकर समाप्त होना था। गांधी जी की टोली ने 22 दिनों तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी से जहां भी रुकते थे हजारों लोग उन्हें सुनते थे। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और कहा कि लोग अंग्रेजों को शांतिपूर्ण हो गया करें, यानी कि अंग्रेजों को कहा न माने। दूसरी का इस प्रकार गांधी जी ने नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का असरदार प्रतीक बना गई। कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लाने वाले महिलाएं। बताइए कि इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होता है। सिविल नाफरमानी आंदोलन में अनेक औरतों ने बड़े पैमानों पर भाग लिया। गांधी जी की बात को सुनने के लिए औरत अपने घर से बाहर आ जाती है। मैंने भी इस समय अनेक जुलूसों में हिस्सा लाया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों का पिकेटिंग की भी। मैं भी अन्य महिलाओं के साथ जेल गई। इस आंदोलन के दौरान मैंने यह अनुभव किया कि शहरी क्षेत्रों में वर्गों की महिलाओं ने भाग लिया, परंतु उच्च जातियों के महिलाओं अधिक था, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में संपन्न किसान परिवार के महिलाओं ने अधिक भाग लिया। इस दौरान मैंने माना पाया कि राष्ट्र सेवा को अपने प्रथम कर्तव्य मानने लगा। हम महिलाओं में यह आत्मविश्वास जगा कि वे घर के अतिरिक्त राष्ट्रीय सेवा का दायित्व भी निभा सकते हैं। परंतु कांग्रेस ने सब लंबे समय तक महिलाओं को उचित पद नहीं दिए। इन आंदोलनों में केवल प्रक्रियात्मक उपस्थिति तक ही सीमित रखा। राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचित के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। तो पृथक चुनाव प्रणाली का अनुभव ऐसे चुनाव क्षेत्रों से है जिनका निर्माण धर्म के आधार पर था। तो एक धर्म का व्यक्ति केवल धर्म के व्यक्तियों को वोट दिया। अंग्रेजों ने भारत में वोट डालने के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण किया। अपने इस कार्य में अंग्रेज सरकार काफी हद तक सफल रही, क्योंकि पृथ्वी निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय आपस में बांटा गया। दूसरी का कांग्रेस से पृथक निर्वाचन पद्धति का विरोध कर रही थी। पहले अंग्रेजों ने केवल हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही थी, किंतु बाद में जब हरिजनों को भी हिंदुओं से अलग करके पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटने की बात कही जाने लगी तो अंग्रेजों ने इसका खुलकर विरोध किया। दूसरी का पॉइंट, दलितों के उदर में लगे बी.आर. अम्बेडकर दलित के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे। उनके मानना था कि उनका सामाजिक अंगताओं केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से दूर हो सकती थी। भारत में मुसलमानों के पृथक निर्वाचन के क्षेत्र में था। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि यदि मुसलमानों का केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए, मुसलमान बहुत प्राणों से मुसलमान का आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया, जिसे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचित की मांग छोड़ने के लिए तैयार है। दूसरी का इस प्रकार इन बातों को पता चला कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर भारत में फूट पकड़ गई। कांग्रेस पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के खिलाफ था, जबकि दलित वर्ग, मुस्लिम वर्ग इसके पक्ष में थे। जिन्ना अम्बेडकर जैसे नेता चाहते थे कि पृथक निर्वाचन पद्धति को लागू किया जाए, जिसमें दलितों और मुसलमानों को राजनीति में अवशिष्ट स्थान प्राप्त हो सके, जबकि गांधी जी इसके विरोध थे। इनका कहना था कि पृथक निर्वाचन पद्धति से भारत के विभिन्न धर्मों के लोगों में रोष उत्पन्न होगा, उनकी एकता समाप्त हो जाएगी, इसलिए वे स्वीकारने के पक्ष में नहीं थे।
परियोजना के कार्य। कीनिया के उपनिवेशित से विरोधी आंदोलन का अध्ययन करें। भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन की तुलना कीनिया के स्वतंत्रता संघर्ष से करें। कीनिया की खोज सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने की। 1498 में वास्को डी गामा मुबासा पहुंचा। इसके बाद समुद्री रास्ते से पुर्तगालियों ने कोनिया के साथ मुसलमानों का व्यापार शुरू किया। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश, डच तथा अरबों ने भी इस क्षेत्र में पाना शुरू किया। 1730 तक इन यूरोपीय शक्तिकाओं ने पुर्तगालियों को कीनिया से बाहर कर दिया। 1885 में जर्मनी ने इस पर कब्जा किया और 1890 में इसके तटीय प्रदेश ब्रिटेन को सौंप दिया गया। अंग्रेज ने कीनिया युगांडा रेलवे का निर्माण किया। इसका कुछ स्थानीय जनजातियों ने विरोध किया। 20वीं सदी के आरंभ में ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय किसानों ने कॉफी और चाय की खेती करनी प्रारंभ कर दी। 30,000 श्वेत लोग यहाँ आकर बस गए और लाखों की इकाई स्थानीय जनजाति के भूमिहीन हो गए। फिर नेक्स्ट देखेंगे 1952 से 1959 तक कीनिया पतकाल स्थिति में रहा। यहाँ माओ माओ विद्रोह अंग्रेजी के खिलाफ जोर शोर से चला। यूरोप की गोरी जातियाँ कीनिया के अश्वेत लोगों की निम्न कोटि का मानती थी। इस सिद्धांत की तीव्र प्रतिक्रिया हुई और कीनिया में राष्ट्रवाद का प्रसार होने लगा। राष्ट्रवाद को मुख्य प्रेरणा जातीय समानता के सिद्धांतों से मिली। पश्चात संपर्क ने कीनिया के विरोध लोगों ने राष्ट्रवादों का भावना जगाई, किंतु 1956 तक माओ माओ विद्रोह तरह कुचल दिया गया। इस विद्रोह से यह सिद्ध हो चुका था कि कीनिया के लोग राष्ट्रवाद की भावना से बढ़ चुके थे और अधिक समय तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई अफ्रीका देशों में स्वतंत्रता की लहर आई। विश्व युद्ध के कारण उपनिवेशित शक्तियों कमजोर पर परिणाम स्वरूप कानियों को 1957 में पहले प्रत्यक्ष चुनाव कर दिया गया और उन्होंने सोचा था कि वो अंग्रेजवादी को सत्ता सौंप दी, किंतु जिमो के नियाटा की पार्टी कीनिया अफ्रीकानों के नेशनल यूनियन ने अपनी सरकार को बना ली और 12 दिसंबर 1963 को कीनिया आज़ाद हो गया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन तथा कीनिया के स्वतंत्रता की संगोलन। समानताएं देखेंगे। दो समानताएं में क्या होता है, दोनों ही देशों के साम्राज्यवादी शक्तियां शताब्दियों का शोषण किया, अतः दोनों ही आर्थिक पिछड़ेपन और सामाजिक रूढ़िवादी से पीड़ित रहे। दोनों ही देशों की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दुर्बलता का लाभ उठाकर यूरोपीय शक्तियों ने यह उपनिवेशवाद और नवोपनिवेशवाद का प्रसार किया। दूसरी का दोनों ही देशों में राष्ट्रवाद का लहर फैली। उसके बाद देश उपनिवेशवाद का साम्राज्यवाद का विरोध था। दोनों देशों के लोगों ने पूरी तरह से ताकत से उपनिवेशवाद शक्तियों को विरोध किया और अंत में इसे सफलता पाई। अपने आर्थिक सामाजिक विकास के दोनों ही महाद्वीपों विदेश सहायता लेने के लिए विवश हो गए, अतः सहायता देने वाले शक्तियों को सहायता प्राप्त देशों में राजनीतिक प्रभाव को स्थापित करने के पर्याप्त अवसर मिलते रहे। असमानताएं देखेंगे। भारत का राष्ट्रवाद कीनिया के मुकाबले अधिक परिपक्व था। भारत में राष्ट्रवाद आंदोलन में समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया। जाति या भाषा तथा धार्मिक आधारों पर विभाजित सभी वर्ग राष्ट्रीयता के प्रश्नों पर एकजुट हो गए, जबकि कीनिया में राष्ट्रवादी आंदोलन स्थानीय जनजातियों द्वारा ही चलाए गए। जब इन स्थानीय जनजातियों को अपनी रोजी रोटी छीनती नजर आई तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। इनके विद्रोह ने एक वह एकता दिखाई जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विद्रोह में दिखती थी। दूसरी का भारत में राष्ट्रीय आंदोलन अधिकांशतः अहिंसक था तथा शांतिपूर्ण सह केवल कुछ अपवादों को छोड़कर, क्योंकि वहाँ राष्ट्रवाद नेता सुनियोजित कार्यक्रम चलाते थे। उनके पीछे राष्ट्रवाद का एक लंबी परंपरा की तथा महात्मा गांधी जैसे चमत्कारी व्यक्ति को नेता थे जो अहिंसा के पुजारी थे। कछु के अपवादों के छोड़ दे ताकि भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन उतना उग्र नहीं था जितना कीनिया था। रंग भेद और कबीलेवाद की समस्याओं की समानता कीनियों को करना पड़ा। कीनिया के नेता भारतीय नेताओं की तुलना में अधिक उग्र रहे। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का कारण यहाँ के शिक्षित वर्ग द्वारा राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करना था। यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग ने फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति आदि के समानता, स्वतंत्रता तथा न्याय जैसे विचारों को आम जनता तक पहुँचाया।
बाद में शिक्षा का प्रसार कीनिया के मुकाबले अधिक था, इसलिए कीनिया की स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे विचारों को फैलाने में काफ़ी समय लगा। वहाँ राष्ट्रवादी विचार देर से फैले। इस प्रकार देखेंगे तो ये एक टॉपिक था सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री सब्जेक्ट से था, जो भारत में राष्ट्रवाद था, जो आगामी बिहार बोर्ड 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन था। अगर जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक्स।